हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग क्लासेस पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, यानी भारत और विश्व के भूगोल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम पढ़ाई शुरू करें, आप सभी से निवेदन है कि एक बार हमारे क्लास को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी जितने भी लोग लाइव नहीं जुड़े हैं अभी तक, जल्दी से जल्द उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आज भारत के भूगोल से रिलेटेड कुछ प्रश्न, उसके बाद फिर से पढ़ेंगे विश्व के भूगोल से रिलेटेड कुछ प्रश्न। प्यारे साथियों, आप सभी लाइव आ जाइए फटाफट अब, ताकि हम शुरू कर पाएँ आज का हमारा क्लास। चलिए, कुछ लोग जुड़ चुके हैं और हम शुरू करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। बताना है आपका भारत और चीन के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं म्यांमार के बीच और भारत और नेपाल के बीच। किसके बीच मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बताती है? प्यारे साथियों, आपका जवाब चाहिए। फटाफट आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में भेजिए कि मैकमोहन रेखा सीमा रेखा किसके साथ बनाती है। फिर से मैं बता दूं आपको, ऑप्शन है भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं म्यांमार के बीच, भारत एवं नेपाल के बीच। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। चलिए, आंसर आ चुका है इसका प्यारे साथियों। सही जवाब है इसका ए, यानी मैकमोहन रेखा जो है सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच याद रखना है आपको कि मैकमोहन रेखा जो होती है वो सीमा रेखा बनाती है। प्यारे साथियों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है, यानी मिट्टी से कौन संबंधित है, आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका इडेफिक, क्लाइमेटिक, फिर बायोटिक, फिर टोपोग्राफी। आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है, यानी मिट्टी से कौन संबंधित है। प्यारे साथियों, आप लोग जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं, आपसे निवेदन है कि एक बार बाकी सारे साथियों को भी आप इन्फॉर्म कर दें। फटाफट उनको शेयर कर दीजिए आज की क्लास। आज की क्लास बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। हम चाहेंगे कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखते हैं किसका सही जवाब आता है कि निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है। चलिए प्यारे साथियों, सही जवाब आ चुका है। इसका आंसर है ए, इडेफिक, यानी मृदा से जो संबंधित है वो क्या है, इडेफिक है इसमें। प्यारे साथियों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सासाइनी, गंगोत्री, जेमू, सियाचिन। प्यारे साथियों, आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में कौन सा विशालतम हिमनद है। सासाइनी, गंगोत्री, जेमू, सियाचिन। देखते हैं सबसे पहले इस बार इस प्रश्न का जवाब कौन देता है आप सभी में से। सासाइनी, गंगोत्री, जेमू, सियाचिन में से सबसे विशालतम हिमनद बताना है प्यारे साथियों। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है इस बार। प्यारे साथियों, जवाब आ चुका है। इसका जो जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है डी, यानी सबसे जो विशालतम हिमनद की अगर हम बात करें तो है सियाचिन। सियाचिन है सबसे विशालतम हिमनद। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हमारा आ चुका है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा लंबी है? प्यारे साथियों, आपको जवाब देना है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा लंबी है। ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात। देखते हैं इस बार सबसे पहले कि इसका सही जवाब आता है। काफ़ी लोग अच्छा कर रहे हैं, आप सभी में से धन्यवाद जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्लास और मज़ेदार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए आप लाइव में, ताकि हमें भी थोड़ा और खुशी मिले और हम आपके लिए और अच्छा करने का प्रयास करते रहें। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा लंबी है का जो सही जवाब है वो आ चुका है प्यारे साथियों। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात। भारत के निम्नलिखित राज्यों में जो सबसे लंबी तटरेखा है वो गुजरात की है प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर
4 हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर जो 5 है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? प्यारे साथियों, बताना है इस बार आपको कि निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु, गोवा, केरल, महाराष्ट्र। तमिलनाडु, गोवा, केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी जगह में इलायची और काली मिर्च का उत्पादन किया जाता है? आपको जवाब देना है। प्यारे साथियों, हम आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखते हैं इस बार सबसे पहला जवाब किसका आता है। काफ़ी लोग अच्छा कर रहे हैं, पिछले प्रश्नों में भी आप सभी ने बहुत अच्छा किया है। इसका जो सही जवाब है प्यारे साथियों आ चुका है और वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर है हमारा 6। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा, ये सब नाम दिए गए हैं आपको। निम्नलिखित फलों में किसकी किस्में हैं? बताना है आपको। शरीफा की किस्में हैं कि संतरा की, कि अमरूद की, कि अंगूर की। देखते हैं इस बार प्यारे साथियों, देखते हैं इस बार सबसे पहला जवाब किसका आता है। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप सभी एक दूसरे को सहायता करें, थोड़ा अपने दोस्तों को भी एक क्लास शेयर कर दें ताकि आज की क्लास और मज़ेदार हो सके। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा जो है अंगूर फल की किस्में हैं। सही जवाब आ चुका है प्यारे साथियों। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सब अंगूर की किस्में हैं। चलिए अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ चुका है स्क्रीन पर। 7 नंबर है, भारत के निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? प्यारे साथियों, जवाब देना है आपको कि भारत के निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। आपको बताना है। ऑप्शन है ए गोदावरी, बी है आपका ताप्ती या फिर इसे तापी भी कहते हैं आप, सी है कावेरी और डी है आपका कबाम। प्यारे साथियों, आपको इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल ही सही देना है। और प्रश्न एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ कि भारत के निम्नलिखित नदियों में कौन ऐसी नदी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? देखते हैं इस बार सबसे पहला जवाब और सही जवाब किसका आता है। प्यारे साथियों, सही जवाब आ चुका है। इसका ऑप्शन नंबर बी है, ताप्ती या फिर तापी नदी ऐसी है जो कि पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ठीक है प्यारे साथियों, अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, यानी 8। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह बताना है। आप देख पा रहे होंगे प्यारे साथियों, ये जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे, ये सब पीसीएस के प्रश्न, पीसीएस की परीक्षा में, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सब प्रश्न हैं प्यारे साथियों। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भूगोल पूछा जाता है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है प्यारे साथियों। प्रश्न हमारा है कि भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कांडला, कोचीन, पारादीप या फिर मार्मागोवा। प्यारे साथियों, जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर है सी, यानी पारादीप जो है भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। प्यारे साथियों, आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। अगला जो हमारा प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं गुजरती है? प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप कि पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। प्यारे साथियों, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, आप हमेशा कभी नहीं भूलेंगे। आप याद रखिए कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। उसके लिए जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। इसमें कहीं ऊ नहीं आ रहा है, ध्यान देंगे आप। ऊ है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं गुजरती है, जबकि गुजरात से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है। प्यारे साथियों, ये भी पूछा जा सकता था कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है,
तो आपका जवाब होता ए, सी और डी तीनों, यानी एक ऑप्शन और बन सकता था उपयुक्त में से तीनों। प्यारे साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। निम्नलिखित शैल क्रमों में से बताना है आपको कि कौन भारत का 90% से भी ज़्यादा कोयला प्रदान करता है। प्यारे साथियों, विंध्य क्रम, धारवाड़ क्रम, टर्शियरी क्रम या फिर गोंडवाना क्रम। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जवाब देखते हैं आप में से सबसे पहले कौन देता है। विंध्य क्रम, धारवाड़ क्रम, टर्शियरी क्रम, गोंडवाना क्रम। आप क्वेश्चन के साथ अगर ऑप्शन लिख के भेजेंगे तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा कि किस प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग अभी लेट से जवाब दे रहे हैं, ये भी हो सकता है कि उनका आंसर हम कहते हैं गलत है और वो 9 नंबर का हो सकता है जवाब दे रहे हो। प्यारे साथियों, जवाब आ चुका है इसका कि शैल क्रमों में जो सबसे 90% से भी अधिक कोयला प्रदान करता है वो गोंडवाना क्रम है। प्यारे साथियों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। ध्यान देना है आपको, आपसे पूछा जा रहा है कि नेलांग जो घाटी है किस राज्य में स्थित है। प्यारे साथियों, ऑप्शन है ए आपका हिमाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है उत्तराखंड और डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, आज का जो 11 नंबर का प्रश्न चल रहा है आपका कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। देर से आने वाले साथियों को मैं बता देना चाहूँगा कि ये भूगोल की क्लास चल रही है और क्वेश्चन नंबर इस समय 11 चल रहा है आपका कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब आ चुका है प्यारे साथियों, ऑप्शन है इसका सी, यानी जो नेलांग घाटी स्थित है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, अगर आपसे कोई पूछता है तो फिर से बता पाएंगे आप कि नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। प्यारे साथियों, अब हमारा प्रश्न नंबर 12 आ चुका है कि निम्नलिखित में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। आपको बताना है कि किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। जोजिला दर्रा या फिर शिव किला या फिर चुम्बी घाटी या फिर बनिहाल, किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। बताना है आपको कि निम्नलिखित दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन ऐसा है जिससे लेह होकर जाने का रास्ता है। प्यारे साथियों, जोजिला, शिव किला, चुम्बी घाटी, बनिहाल, इसका जो सही जवाब है वो आ चुका है प्यारे साथियों, और सही जवाब है ए, यानी जोजिला से होकर लेह जाने का जो रास्ता है वो है आपका जोजिला से लेह जाने का रास्ता है। फिर से ध्यान देंगे आप। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 है हमारा कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन है आपका उत्कमंड, अन्नाईमुदी, दोदा बेट्टा, महाबलेश्वर। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आप देखते हैं आप में से सबसे पहले कौन जवाब देता है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है उत्कमंड है, अन्नाईमुदी है, दोदा बेट्टा है या फिर महाबलेश्वर। देखते हैं आप में से इस बार सबसे पहले जवाब किसका आता है। काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्यारे साथियों, आज हम अभी बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की, फिर हम विश्व के भूगोल से भी आधारित कुछ प्रश्न लेंगे। सही जवाब इसका आ चुका है प्यारे साथियों, बी है, यानी भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नाईमुदी। ध्यान रखना है आपको कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अन्नाईमुदी। प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित जो शहर हैं उनका नाम बताना है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर का नाम बताना है। आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे साथियों, अगर आप मानचित्र को ध्यान से देखेंगे तो मानचित्र पर जो ये आगरा, दिल्ली तथा जयपुर जो शहर हैं ये त्रिभुज के रूप में आपको दिखाई देंगे। प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ कि आगरा, दिल्ली तथा जयपुर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मानचित्र पर आपको ये त्रिभुज के जैसा बना हुआ दिखाई देंगे। इसीलिए आपका जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी आगरा, दिल्ली तथा जो जयपुर हैं वो भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज
में सम्मिलित शहर हैं। प्यारे साथियों, हम 14 नंबर प्रश्न की बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर जो 15 है हमारा, भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जवाब देना है आपको कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जो 70% से भी अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन जो है आपको चूज करना है। और मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन अगर भेजते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बताना है आपको तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक में से 70% से ज़्यादा जो कॉफ़ी अकेले पैदा करता है वो कौन सा राज्य है। प्यारे साथियों, सही जवाब है इसका डी ऑप्शन आपका, यानी कर्नाटक ऐसा राज्य है जो भारत में अकेले 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। प्यारे साथियों, बात करते हैं अब अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह क्या है? प्यारे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, ये है आपका कर्नाटक तट, फिर है मालाबार तट, फिर है कोंकण तट, या फिर कोरोमंडल। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है हम उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके आंसर की। देखते हैं आप में से कौन देता है सबसे पहला जवाब। और सही जवाब है इसका प्यारे साथियों आ चुका है, वो है क्या है? सी, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कोंकण। कोंकण भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को आप इस नाम से भी जानते हैं, कोंकण के नाम से भी। प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। तातीपाका नाम का जो तेल शोधनशाला है वो किस राज्य में है आपको बताना है। असम राज्य में है कि उत्तर प्रदेश राज्य में है कि कर्नाटक राज्य में है कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से प्रश्न को रिपीट करता हूँ कि तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है किस राज्य में, असम में कि उत्तर प्रदेश में कि कर्नाटक में कि आंध्र प्रदेश में। देखते हैं इस बार सही जवाब सबसे पहले आप में से कौन देता है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग का आंसर आ रहा है, जो लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। सही जवाब है इसका डी, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। सही जवाब है इसका डी, यानी आंध्र प्रदेश राज्य में तातीपाका तेल शोधनशाला क्या है, अवस्थित है। प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर जो 18 है आपका कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई और दिल्ली। प्यारे साथियों, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में, यानी जब दक्षिण पश्चिम से मानसून चलता है तो इसमें सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई, दिल्ली। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कोलकाता, फिर बी है मंगलौर, फिर सी है चेन्नई और डी है दिल्ली। प्यारे साथियों, देखते हैं इस बार सबसे पहला और सही जवाब आप में से किसका आता है। और इसका जो सही जवाब है प्यारे साथियों वो है सी, यानी चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा होती है। प्यारे साथियों, बात करते हैं हम अपने 19 नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित राज्यों के मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है अगर मैं बताऊं आपको, अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ, यानी सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर सबसे कम। देखते हैं इस बार सही जवाब किसका आता है। गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, या फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल। सही जवाब है इसका प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी मत्स्य उत्पादन का जो सही अवरोही क्रम है वो है आंध्र प्रदेश, गुजरात,
केरल और तमिलनाडु। प्यारे साथियों, आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें और अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए कि कैसा लग रहा है आज का क्लास, ये भी आप लिख सकते हैं। आगे कौन सी क्लास चाहते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं। प्यारे साथियों, आप क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू कश्मीर में है? फुलझर झील, कोलेरू झील, अंचार झील, हमीरसर झील। आपको बताना है कि भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू कश्मीर में है? फुलझर झील, कोलेरू झील, अंचार झील या फिर हमीरसर झील। प्यारे साथियों, हम आपके जवाब की प्रतीक्षा में हैं। देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं इस प्रश्न का कि भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू कश्मीर में है। प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अंचार झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कौन सा झील? अंचार झील, याद रखना है आपको। प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की कि निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? आपको बताना है कि निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? सरहिंद नहर, एडन नहर, बिस्ट दोआब नहर, ईस्टर्न ग्रे नहर। ऑप्शन है आपके सरहिंद नहर, एडन नहर, बिस्ट दोआब नहर, ईस्टर्न ग्रे नहर। बताना है आपको कि निम्नलिखित नहरों में से किसे आप दामोदर नदी से निकाले हैं, यानी किसको दामोदर नदी से निकाला गया है। प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी एडन नहर जो है उसको दामोदर नदी से निकाला गया है। याद रखना है आपको कि दामोदर नदी से जो निकाला गया नहर है वो है एडन नहर। प्यारे साथियों, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? प्यारे साथियों, इसका जो ऑप्शन है वो है जलोढ़ मिट्टियाँ, लेटेराइट मिट्टियाँ, लाल मिट्टियाँ या फिर रेगुलर मिट्टियाँ, जिन्हें आप काली मिट्टियों के नाम से भी जानते हैं। प्यारे साथियों, देखते हैं इस बार सही जवाब किसका आता है और सबसे पहला जवाब, सटीक जवाब किसका आता है। प्यारे साथियों, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है और वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी रेगुलर मिट्टियाँ या फिर काली मिट्टियाँ। इसका है सही जवाब। प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की कि कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यूपीएससी, स्टेट पीएससी इत्यादि एग्ज़ाम से ये जो भी प्रश्न हैं वो लिए गए हैं। प्यारे साथियों, कि कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जलपोत भंजन के लिए, हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए या फिर परंपरागत कला और शिल्प केंद्र के लिए। प्यारे साथियों, आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में से यानी कांडला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं आप में से किसका जवाब सही आता है इस बार। प्यारे साथियों, जो इसका सही जवाब है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है और वो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कांडला प्रसिद्ध है। कांडला प्रसिद्ध है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, याद रखिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 यानी 24 की। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? रत्नागिरी खान, जयपुर खान, सुंदरगढ़ खान, बेलाडीला खान। प्यारे साथियों, आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? रत्नागिरी खान, जयपुर खान, सुंदरगढ़ खान, बेलाडीला खान। देखते हैं इस बार आप में से कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। पिछले प्रश्नों तक तो आप सभी ने बहुत अच्छा किया है, काफ़ी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, काफ़ी सारे लोगों का जवाब गलत भी आया है, लेकिन आप प्रयास करते रहिए और एक दिन बेहतरीन करेंगे आप। अगर ऐसे ही क्लासेस अटेंड करते रहेंगे आप काफ़ी अच्छा करेंगे। प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब है बेलाडीला खान जो है भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है।
ध्यान रखना है आपको, बेलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। हम आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, देखते हैं इस बार कितने लोग अच्छा कर पा रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका और भारत के भूगोल से आधारित है जो भी प्रश्न है अभी तक हम देख रहे हैं। इसका जो सही जवाब है प्यारे साथियों है सी, यानी कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है। ओके प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे अब इसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी की, यानी विश्व के भूगोल पर आधारित अब प्रश्न करेंगे। इसके पहले हम बात कर रहे थे जो भी वो सभी वो इंडियन जियोग्राफी से था, यानी भारत के भूगोल से था। अब हमारा शुरू हो रहा है विश्व के भूगोल से सबसे पहला प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 26 की शुरुआत कर रहे हैं हम। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। बताना है आपको थार्नथ्वेट से, कोपेन से, ट्रिवार्था से या फिर स्टैम्प से। प्यारे साथियों, आपको जवाब देना है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किससे संबंधित है? थार्नथ्वेट, कोपेन, ट्रिवार्था, स्टैम्प। प्यारे साथियों, देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं इस प्रश्न का कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किससे संबंधित है? प्यारे साथियों, जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कोपेन से ये संबंधित है। कोपेन से संबंधित है ये कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। 27 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं हम कि निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? निम्नलिखित देशों में आपको बताना है कि आयोडीन सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है। जापान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चिली में या फिर चीन में। आपको बताना है कि आयोडीन का सबसे अग्रणी उत्पादक है जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, चीन है आपके ऑप्शन। और इसका जो सही जवाब है वो आ चुका है आपके स्क्रीन पर। सही जवाब है इसका सी ऑप्शन, यानी चिली जो है आयोडीन का विश्व में सबसे अग्रणी उत्पादक है। आयोडीन का सबसे अग्रणी उत्पादक कौन है? चिली। ध्यान रखना है प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की कि निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है प्यारे साथियों ये कि निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? ह्वांगहो नदी, नील नदी, डैन्यूब या फिर मिसिसिपी। ऑप्शन है आपके ह्वांगहो, नील, डैन्यूब या फिर मिसिसिपी। प्रश्न है आपका प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, आपको जवाब देना है किस नदी के मुहाने पर। प्यारे साथियों, जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी मिसिसिपी जो नदी है उसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की जैसे आकृति वाला डेल्टा बनता है। प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। वो है निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? ध्यान रखना आपको, यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। काफ़ी सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं इन सब कार्यों को बता रहे हैं कि इस समय जो है मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, इनमें से किस पर जीवन संभव हो सकता है, जीवन का अस्तित्व संभव हो सकता है। खबरों में लगातार आप सुन पा रहे होंगे इसके बारे में।
और जो इसका सही जवाब है प्यारे साथियों वो है मंगल। यानी मंगल ग्रह ऐसा है जहाँ पे जीवन अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। प्यारे साथियों 30 नंबर क्वेश्चन हम जान चुके हैं। अब हम आते हैं 31 नंबर यानी 31 नंबर क्वेश्चन पे कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। प्यारे साथियों जो वर्षा है इसकी मात्रा किस पर निर्भर करती है, आपको जवाब देना है कि हवा के दबाव पर, वायुमंडल के नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर, किस पर निर्भर करती है आपको बताना है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, हवा के दबाव पर, वायुमंडल के नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। प्यारे साथियों हम चाहेंगे एक बार कि आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो कृपया करके लाइक भी कर दें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है प्यारे साथियों। और इसका जो सही जवाब है वो आपके स्क्रीन पर है, ऑप्शन नंबर बी, यानी वायुमंडल के नमी पर निर्भर करता है कि वर्षा की मात्रा क्या होने वाली है। वर्षा की मात्रा वायुमंडल के नमी पर निर्भर करता है प्यारे साथियों, याद रखिएगा इसे। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। 32 नंबर जो क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन शीत महासागर धारा नहीं है। यानी जो हमने पूछा है इसमें क्वेश्चन में कि शीत महासागर धारा नहीं है, इसमें बताना है कनारीज, हम्बोल्ट, ओयासियो, अगुलहास। इनमें से बताना है आपको कि कौन शीत महासागर धारा नहीं है। कनारीज, हम्बोल्ट, ओयासियो, अगुलहास। कनारीज, हम्बोल्ट, ओयासियो, अगुलहास में से कौन बताना है आपको कि शीत महासागर धारा नहीं है। प्यारे साथियों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी अगुलहास शीत महासागर धारा नहीं है। अगुलहास क्या है, शीत महासागर धारा नहीं है, याद रखना है प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 यानी 33 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। बेलफास्ट, एबरडीन, लीड्स, लिवरपूल। इनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है। बेलफास्ट, एबरडीन, लीड्स, लिवरपूल। प्यारे साथियों देखते हैं इस बार सबसे पहला और सही जवाब किसका आता है। प्यारे साथियों इसका जो आंसर है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है और वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरोप की तेल राजधानी आप एबरडीन को कहते हैं। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहते हैं, याद रखना है प्यारे साथियों कि एबरडीन को आप यूरोप की तेल राजधानी कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 34 नंबर यानी 34 नंबर जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है। बताना है आपको लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। पहला है ऑप्शन, दूसरा है आपका मिस्र, टर्की, जॉर्डन, साइप्रस, या सी है लेबनान, सीरिया, टर्की और जॉर्डन, और डी है टर्की, सीरिया, इराक और यमन। प्यारे साथियों इसमें आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल के साथ लगी हुई है। आशा करते हैं इस प्रश्न का जवाब काफ़ी सारे लोग दे पाएंगे। देखते हैं सबसे पहला जवाब और सटीक जवाब किसका आता है। सही जवाब है इसका प्यारे साथियों ए, यानी इजराइल से जो लगी हुई देश की समूह सीमा है वो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। याद रखेंगे आप इसे। प्यारे साथियों अब हम बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सबसे बड़ा पठार है। कोकोनिनो, एक्वेरियस, कोलोराडो, कोलंबिया। आपको बताना है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पठार है। प्यारे साथियों एक चीज़ तब तक मैं जानकारी दे देता हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही ये आपका लाइव क्लास ख़त्म होगा तो उसके 5 मिनट के अंदर
आपको मिल जाएगा इसका PDF। अगर आप चाहते हैं तो इसका PDF वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक टेलीग्राम लिंक भी वहाँ दिया गया है, आप उस टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके वहाँ भी जुड़ जाइए प्यारे साथियों। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ आपको क्विज़ फॉर्मेट के रूप में मिल जाते हैं। आप चाहते हैं कि अच्छा प्रैक्टिस हो आपका तो आप वहाँ से कर सकते हैं। सही जवाब है इसका प्यारे साथियों क्या, सी, यानी जो सबसे बड़ा पठार है वो क्या है, कोलोराडो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की कि लाल सागर किस चीज़ का उदाहरण है, बताना है आपको। लाल सागर जो एक उदाहरण दिया गया है आपको, किसका उदाहरण है, ज्वालामुखी घाटी का, अपर्दित घाटी का, अक्षीय द्रोणी का, या फिर यू आकार की घाटी का। प्यारे साथियों मैं पिछले प्रश्न में बात कर रहा था, आप इसका जवाब दीजिए। तब तक मैं फिर से बता दूं कि टेलीग्राम पे आपको इंस्पायरिंग क्लासेज के नाम से एक चैनल मिल जाएगा, जिस पे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्रश्न वहाँ आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सारे प्रश्न मिल जाएंगे। आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, आप SSC की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, या फिर किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं शिक्षा से रिलेटेड भी, तो आप उसको टेलीग्राम पर जाकर काफ़ी सारे प्रश्नों की वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्यारे साथियों जो लाल सागर है वो सही उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का, यानी सही जवाब है इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला हम बात करते हैं 37 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। ओल्गा दोन नहर, साल्ट सेंटी मारी नहर, लुडविग्स नहर, सफ़ेद सागर नहर। प्यारे साथियों एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, आप किनारे पर एक आई बटन देख पा रहे होंगे, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो वहां आपसे पोल करने के लिए पूछा गया होगा कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये जवाब दे सकते हैं। और पीछे कुछ जो हमने क्लासेज ली हुई हैं उसके भी लिंक आपको दिख रहे होंगे, आप उन क्लासेज को भी अटेंड कर सकते हैं, वहाँ भी PDF फाइल आपको मिलेगी, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। प्यारे साथियों इसका जो सही जवाब है उसकी हम बात करें तो आपका सही जवाब है सी, यानी लुडविग्स जो नहर है दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। लुडविग्स नहर ध्यान रखना है साथियों, दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 37 तक पहुंच चुके हैं हम। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। प्रश्न नंबर जो 38 है हमारा कि ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि ब्राज़ील में जो विशाल कहवा बागान है उनको आप क्या कहते हैं। सॉरी प्यारे साथियों जो आपका ऑप्शन है स्टेसियाज, कलखोजेस या फिर फजेंडा। आपको बताना है कि ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है, स्टेसियाज, काला खोजेस या फिर फजेंडा। देखते हैं इस बार सही जवाब सबसे पहले किसका आता है। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे साथियों उसका आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है और वो ऑप्शन है डी, यानी फजेंडा। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को आप फजेंडा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है ये, काफ़ी सारे बार पूछा गया है प्रश्न। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। प्यारे साथियों आपको ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। आपको जवाब देना है इसका कि भारत है, चीन है, केन्या है या फिर श्रीलंका है। प्यारे साथियों देखते हैं इस बार सबसे पहला और सटीक जवाब किसका आता है, भारत, चीन, केन्या, श्रीलंका। प्यारे साथियों जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे भी निवेदन है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास में पड़े हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। प्यारे साथियों जो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी केन्या जो देश है चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ध्यान रखना आपको कि केन्या चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। प्यारे साथियों बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 की कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या फिर ध्रुवीय धुरी की बात करें सदा झुकी होती है। आपको बताना है दीर्घवृत्तीय धुरी से
23 डिग्री पर, या फिर 23.1 डिग्री पर, या फिर 24.5 डिग्री पर, या फिर 23.5 डिग्री पर। प्यारे साथियों, आप इस प्रश्न का जवाब देना है कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है। ऑप्शन आपके सामने है कि दीर्घवृत्तीय धुरी से 23 डिग्री पर, 23.1 डिग्री पर, 24.5 डिग्री पर, या फिर 23.5 डिग्री पर। देखते हैं इस बार सही जवाब किसका आता है। प्यारे साथियों, जो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है और वो जवाब है डी, यानी कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रवणता को दर्शाता है। ए है थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, फिर है आपका पाइनोक्लाइन, या फिर केमोक्लाइन। प्यारे साथियों, हम आपसे बात कर रहे हैं इस प्रश्न की कि कौन जल प्रवणता को दर्शाता है, थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, या फिर पाइनोक्लाइन, या फिर केमोक्लाइन। प्यारे साथियों, आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नया आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हो सकता है कुछ लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएँ। प्यारे साथियों, जो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर बी, यानी हेलोक्लाइन जल प्रवणता को क्या करता है, दर्शाता है। प्यारे साथियों, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे कि हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। नदियों में, झीलों एवं झरनों में, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में, और ऑप्शन है फिर से भूमिगत जल में। हमारे उपग्रह में मृदु जल की जो सर्वाधिक मात्रा है बताना है आपको कहाँ पे है। नदियों में, झीलों एवं झरनों में, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदों में, या फिर भूमिगत जल में। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है देखते हैं सबसे पहले कितने लोग देते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके जवाब का। प्यारे साथियों, जो इसका सही जवाब है वो स्क्रीन पर आ चुका है आपके, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है सी है, यानी उपग्रह में मृदु जल की मात्रा जो है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में सर्वाधिक होती है। प्यारे साथियों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की कि निम्नलिखित कालों में प्रायः लघु काल माना गया है। ये जो काल आपको दिए गए हैं, समय दिए गए हैं, इनमें से प्रायः अपने लघु काल किसको माना गया है ये बताना है। 750 से 850 ईस्वी, 950 से 1250 ईस्वी, 1650 से 1870 ईस्वी, या फिर 8000 से 10,000 वर्ष पूर्व। प्यारे साथियों, प्रश्न फिर से एक बार ध्यान से सुनिए कि निम्नलिखित कालों में से प्रायः लघु हिमकाल माना गया है किसको। 750 से 850 ईस्वी, 950 से 1250 ईस्वी, 1650 से 1870 ईस्वी, या फिर 8000 से 10,000 वर्ष पूर्व। प्यारे साथियों, देखते हैं इस बार इस प्रश्न का सही जवाब कितने लोग दे पाते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब आ चुका है आपके स्क्रीन पर वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी लघु काल जो माना गया है 1650 से 1870 ईस्वी को माना गया है। प्यारे साथियों, 43 नंबर क्वेश्चन हो चुका है हमारा। आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है, यानी मिट्टी से संबंधित है, जो उसको बताना है। प्यारे साथियों, हम आपको एक बार पुनः बता दें कि हम इस समय जो बात कर रहे हैं वो वर्ल्ड जियोग्राफी की कर रहे हैं। इससे पहले 25 नंबर तक क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है वो इंडियन जियोग्राफी से था। एक बार पुनः बता दूं कि किनारे जो आई बटन है वहां क्लिक करके आप हमारे पुराने क्लासेज को भी देख सकते हैं। वहां पे आपको पुराने क्लासेज की लिंक मिल जाएंगी, और एक पोल करने के लिए आपको बताया गया होगा। आपको वहां पूछा जा रहा है कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप उस पर अपना पोल देते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है, और सारी क्लासेज आपके लिए अरेंज की जा सकती हैं। इडेफिक, क्लाइमेटिक, या फिर बायोटिक, या फिर टोपोग्राफी में से कौन मृदा से संबंधित है बताना है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ए ऑप्शन, यानी इडेफिक जो है मृदा से संबंधित है।
प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आपको बताना है कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन है आपका कालाहारी, गोबी, चिहुआहुआन और अगला ऑप्शन है डी सहारा। प्यारे साथियों, आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। हमने ऑप्शन दिया है आपको कि कालाहारी, गोबी, चिहुआहुआन या फिर सहारा। देखते हैं इस बार प्रश्न का सही जवाब आप में से कितने लोग देते हैं। काफ़ी सारे लोग अब तक जो जवाब दे रहे हैं काफ़ी हद तक सही है। सही जवाब जो है प्यारे साथियों इस प्रश्न का है ए यानी कालाहारी। निम्नलिखित में से जो मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है वो क्या है, कालाहारी। प्यारे साथियों 45 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है आपका प्यारे साथियों, ध्यान दीजिए एक बार फिर से कि निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक हिस्सा राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है इजराइल, भूटान, आइसलैंड या फिर गैबन। प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए, हम आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। और प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है और वो है ऑप्शन नंबर बी यानी भूटान एक ऐसा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक हिस्सा क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। प्यारे साथियों अब हमारी स्क्रीन पर 47 नंबर क्वेश्चन है इस समय कि निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व का प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। ध्यान रखना है आपको, इस प्रश्न का जवाब देना है आपको कि निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व का प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। बैकाल झील, ह्यूरन झील, विक्टोरिया झील, विनिपेग झील। प्यारे साथियों इस प्रश्न में जवाब देना है आपको कि कौन विश्व का सबसे प्राचीनतम तथा सबसे गहरा झील है। आपके ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं। देखते हैं इस बार इस प्रश्न का सही जवाब कितने लोग देते हैं। प्यारे साथियों जो इसका सही जवाब है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है और वो है ए ऑप्शन बैकाल झील, यानी कि विश्व का प्राचीनतम तथा जो सबसे गहरा झील है वो क्या है, बैकाल झील है। प्यारे साथियों हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी की। इसके पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन की बात कर ली है। 48 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है कहाँ पे, बताना है आपको। क्यू जो कि इंग्लैंड में है, या फिर पेरिस जो कि फ्रांस में है, या फिर हावड़ा जो कि भारत में है, या फिर टोक्यो जो कि जापान में है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है। प्यारे साथियों आपको इसका सही जवाब देना है। क्यू इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में, या फिर हावड़ा भारत में, या फिर टोक्यो जापान में। देखते हैं आप में से इस बार इस प्रश्न का सही जवाब कितने लोग दे पाते हैं। प्यारे साथियों जो इसका सही जवाब है वो आ चुका है आपके स्क्रीन पर और वो है ए यानी क्यू इंग्लैंड जो है इंग्लैंड में है, वो विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है वहाँ पे। प्यारे साथियों बात करते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 49 के। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। प्यारे साथियों आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन है आपका पहला माउंट पिनाटुबो, बी है आपका माउंट किलिमंजारो, या फिर सी है आपका माउंट ताल और डी है आपका माउंट कोटोपिक्सी। देखते हैं आप में से कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 49 चल रहा है आपका ये। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। प्यारे साथियों ये जो सेशन चल रहा है इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी का, उसमें हम इस समय वर्ल्ड जियोग्राफी की बात कर रहे हैं। जो सही जवाब है इसका प्यारे साथियों आ चुका है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी माउंट
पिनाटुबो जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। प्यारे साथियों, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, और ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा कि निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। ऑप्शन है ए भारत की, फिर ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, ब्राज़ील की। प्यारे साथियों, आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। भारत की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की या फिर ब्राज़ील की। प्यारे साथियों, देखते हैं इस बार सबसे पहला और सही जवाब आप में से किसका आता है।